नमस्ते। आज हम उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े एक ऐसे नियम पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने ना कई लोगों को प्रभावित किया है। जी। ये नियम है शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट, उसकी अनिवार्यता से जुड़ा और खास तौर पर 27 जुलाई 2011 के बाद जो नियुक्तियां हुई उन पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। हाँ, और देखिए इस मुद्दे को ठीक से समझने के लिए ना हमारे पास दो अहम स्रोत हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के सचिव का एक ऑफिशियल लेटर जो 12 जून 2012 का है। अच्छा, 2012 का। जी। और दूसरा स्रोत एक तरह का जानकारी देने वाला लेख है जो इस नियम को और इसके पीछे की जो सोच है उसको थोड़ा खोलकर समझाता है। तो आज हमारा मकसद क्या है? यही कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा खंगालें, परत दर परत खोलें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और वो भी खासकर मृतक आश्रित कोटे के तहत जो शिक्षक नियुक्त हुए उनके लिए ये टेट वाली शर्त कब और क्यों लागू हुई और इसका असल में महत्व क्या है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले स्रोत से, वो जो 12 जून 2012 वाला सरकारी पत्र है। ये पत्र, जैसा आपने बताया, यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने भेजा था सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, मतलब बीएसए को। जी हाँ, सभी बीएसएस को। तो इसका विषय क्या था? किस बारे में था ये पत्र? ये पत्र सीधा सीधा मतलब डायरेक्टली प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में मृतक आश्रित कोटे के तहत जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे उनके बारे में था। और पत्र की शुरुआत में ही ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट उसका जिक्र है। वही एक तरह से इस पूरे मामले की नींव रखता है। अच्छा, आरटी एक्ट का जिक्र है। तो पत्र में फिर मुख्य निर्देश क्या दिया गया था? क्या कहा गया इन मृतक आश्रित नियुक्तियों के बारे में? पत्र में देखिए बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि आरटीई एक्ट के तहत जो नियम बने हैं उनके हिसाब से 27 जुलाई 2011 से उत्तर प्रदेश में शिक्षक के पद पर नियुक्ति पाने के लिए जो तयशुदा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है, जैसे बीएड या बीटीसी, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे बीएड या बीटीसी वगैरह वो तो चाहिए ही, पर उसके साथ साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट वो पास करना भी अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी कर दिया गया है। तो 27 जुलाई 2011 ये तारीख तो फिर एक तरह से लकीर खींच देती है। मतलब ये हुआ कि इस तारीख के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई, चाहे वो किसी भी आधार पर हुई हो, उन सब पर ये टेट की शर्त लागू हो गई। ये सही समझा मैंने? बिल्कुल सही समझा आपने। पत्र इस बात पर खास जोर देता है कि 27 जुलाई 2011 के बाद अगर किसी की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के तहत भी हुई है तो भी उसे टेट पास करना जरूरी है। हाँ, पत्र ये भी साफ करता है कि जो शिक्षक इस तारीख से पहले नियुक्त हो चुके थे, अच्छा, उन पर ये नई अनिवार्यता लागू नहीं होगी, उनको इससे छूट दी गई थी। ये तो बहुत ही क्लियर कट डिवीजन है। लेकिन क्या पत्र सिर्फ ये नियम बताकर ही रुक गया या उसमें कुछ आगे की कार्रवाई, एक्शन के बारे में भी कहा गया था? क्योंकि देखिए, नियम बनाना एक बात है, उसको लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। हाँ, और यहीं पर यह मामला थोड़ा और क्या कहते हैं सीरियस हो जाता है। पत्र में सिर्फ नियम का ऐलान नहीं है बल्कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक सख्त निर्देश भी दिया गया है। अच्छा, क्या निर्देश था? उन्हें कहा गया था कि वे अपने अपने जिलों में ऐसे सभी टीचर्स की फौरन एक लिस्ट तैयार करें जिनकी नियुक्ति 27 जुलाई 2011 के बाद मृतक आश्रित कोटे में हुई है और जिन्होंने टेट पास नहीं किया है। अरे, तो बाकायदा सूची मांगी गई थी। सिर्फ नियम बताया नहीं बल्कि उसकी पालना हो रही है नहीं ये चेक करने के लिए लिस्ट मांगी गई। ये तो काफी सख्त कदम लगता है, खासकर मृतक आश्रित जैसे मामलों में जो अपने आप में थोड़े संवेदनशील होते हैं। जी हाँ। इस सूची में क्या क्या जानकारी मांगी गई थी? सूची में उस टीचर का नाम, उनका पद मतलब सहायक अध्यापक हैं या प्रधान अध्यापक, वो किस स्कूल में पोस्टेड हैं और सबसे जरूरी उनकी अपॉइंटमेंट की एग्जैक्ट डेट वो लिखने को कहा गया था। और पत्र में ये भी लिखा था कि ये जानकारी इसलिए चाहिए ताकि जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन शिक्षकों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा सके। और ये सूची अति आवश्यक और तत्काल परिषद कार्यालय को भेजने का निर्देश था। अति आवश्यक और तत्काल, इन शब्दों से ही पता चल रहा है कि सरकार इस नियम को लेकर कितनी गंभीर थी। मतलब सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि एक्टिवली ऐसे लोगों की पहचान करना जिन्होंने शायद नियम का पालन नहीं किया था और फिर उन पर एक्शन लेना, ये अपने आप में एक बड़ा कदम था, है ना?
निश्चित रूप से ये दिखाता है कि राज्य सरकार आरटीई के प्रावधानों और टीचर क्वालिफिकेशन के जो नए स्टैंडर्ड्स तय हुए थे उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कितनी कमिटेड थी। मृतक आश्रित कोटा, जो कि मूल रूप से अनुकंपा या कंपैशन के आधार पर दिया जाता है, उसको भी इस जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से छूट नहीं दी गई अगर अपॉइंटमेंट उस कट ऑफ डेट के बाद हुआ है। ये पॉलिसी लेवल पर एक बड़ा बदलाव था। चलिए अब दूसरे स्रोत पर आते हैं, वो जो एक जानकारीपूर्ण लेख है। क्या ये लेख भी इन्हीं बातों को दोहराता है या कुछ नया पहलू सामने लाता है? जी, ये लेख भी मोटे तौर पर इसी नियम के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये भी 27 जुलाई 2011 की तारीख को ही निर्णायक मानता है और साफ करता है कि इस तारीख के बाद होने वाली सभी नई शिक्षक नियुक्तियों के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। और मृतक आश्रितों के लिए भी? हाँ, और इसमें मृतक आश्रित कोटे से होने वाली नियुक्तियां भी शामिल हैं। ये भी वो स्पष्ट करता है। तो क्या इसमें कोई ऐसी जानकारी है जो पहले स्रोत यानी उस सरकारी पत्र में नहीं थी, कुछ अलग? इसमें एक बात का जिक्र है कि सचिव बेसिक शिक्षा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी BSAs को ये नियम लिखित रूप में मतलब रिटन में क्लियरली दिया है। ये बात हमारे पहले स्रोत यानी उस 12 जून 2012 के पत्र की पुष्टि करती है और ये बताती है कि ये इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे तक साफ तौर पर पहुंचाए गए थे। अच्छा, ये लेख नियम के उद्देश्य पर भी थोड़ी रोशनी डालता है। मकसद क्या बताया गया है इस नियम के पीछे का मकसद? लेख के हिसाब से इस नियम का मकसद था उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर करना। सोच ये थी कि अगर टीचर बनने के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा तो इससे ये पक्का होगा कि क्लासरूम में पढ़ाने वाले टीचर योग्य हैं, उनके पास जरूरी नॉलेज और स्किल्स हैं। टीईटी को इसी योग्यता के मापदंड के तौर पर देखा गया। गुणवत्ता सुधार। और इस नियम के प्रभाव मतलब इम्पैक्ट के बारे में लेख क्या कहता है? लेख बताता है कि इसका सीधा सीधा असर उन लोगों पर पड़ा जो टीचर बनना चाहते थे या जिनकी नियुक्ति इस तारीख के बाद होनी थी। उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एक और शर्त जुड़ गई। अब उन्हें न सिर्फ ट्रेनिंग कोर्स पास करना था बल्कि टीईटी की परीक्षा भी पास करनी थी। तो जाहिर है इससे उनकी नियुक्ति और करियर के रास्ते पर सीधा प्रभाव पड़ा। तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। 27 जुलाई 2011 एक बहुत जरूरी कट ऑफ डेट है। हाँ। पहला स्रोत यानी वो सरकारी पत्र इसे कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर स्थापित करता है, जिसमें एक्शन का निर्देश भी शामिल है। और दूसरा स्रोत इसकी पुष्टि करता है और साथ ही इसके पीछे की जो मंशा थी मतलब क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसको भी उजागर करता है। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये 27 जुलाई 2011 की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसका कोई खास कॉन्टेक्स्ट था क्या? हाँ, देखिए ये तारीख अचानक से नहीं आई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये संभवतः राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ था। हाँ। उसके प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने की जो समय सीमा थी उससे जुड़ी हुई है। आरटीई एक्ट ने पूरे देश में शिक्षकों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड तय किए थे और टेट पास करना उसी का एक अहम हिस्सा था। केंद्र सरकार ने राज्यों को इसे लागू करने के लिए कहा था और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश ने 27 जुलाई 2011 को इस बदलाव के लिए कट ऑफ डेट के रूप में चुना। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं था बल्कि एक नेशनल पॉलिसी का स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन था। और जैसा हमने उस पत्र में देखा, राज्य सरकार ने इसे लागू करने में काफ़ी सख्ती भी दिखाई। मतलब मृतक आश्रित जैसी विशेष श्रेणी में भी कोई ढील नहीं दी गई अगर नियुक्ति कट ऑफ तारीख के बाद हुई थी। ये अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है, नहीं? पहले भी बात की, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का ठोस आदेश है। उन शिक्षकों की लिस्ट बनाने का निर्देश जिन्होंने नियम का पालन नहीं किया, ये साफ करता है कि इरादा सिर्फ कागज पर नियम बनाना नहीं था बल्कि उसे जमीन पर उतारना था। आप जरा सोचिए, उस समय जिला स्तर के अधिकारियों पर यह जानकारी इकट्ठा करके भेजने का कितना दबाव रहा होगा और ये प्रक्रिया कितनी जटिल रही होगी। ये बात तो है। पूरे प्रदेश से ऐसी जानकारी जुटाना यकीनन एक बड़ा प्रशासनिक काम रहा होगा। अच्छा, अगर हम इसे शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार होते हैं उनके बड़े नजरिए से देखें तो ये टेट की अनिवार्यता वाला कदम क्या संकेत देता है? ये किस दिशा में बदलाव की ओर इशारा कर रहा था? ये कदम देखिए साफ तौर पर एजुकेशन सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन पर बढ़ते जोर को दिखाता है। विचार ये था कि चाहे कोई टीचर किसी भी प्रोसेस से भर्ती हो, चाहे वो सामान्य भर्ती हो या अनुकंपा नियुक्ति, उसके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीटी को इसी न्यूनतम योग्यता और दक्षता को मापने के एक टूल के रूप में पेश किया गया। ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकर्स के लिए टीचर्स की क्वालिटी का एक समान पैमाना बनाना कितना जरूरी हो गया था। इससे एक और सवाल मन में आता है,
देखिए, मृतक आश्रित नियुक्ति का आधार तो अनुकंपा होता है, मतलब कंपैशन। परिवार पर कोई मुसीबत आए उस वक्त सहारा देना। दूसरी तरफ ये टीईटी की अनिवार्यता है, जो पूरी तरह योग्यता, मेरिट पर आधारित है। तो क्या ये नियम इन दोनों चीजों के बीच एक तरह का तनाव, एक टेंशन पैदा नहीं करता? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। बिल्कुल, नियम जैसा कि पत्र में साफ है, 27 जुलाई 2011 के बाद हुई नियुक्तियों के लिए योग्यता को प्राथमिकता देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुकंपा का आधार नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की वजह तो बन सकता है, लेकिन नियुक्ति पाने के लिए जो तयशुदा शैक्षणिक और पात्रता योग्यता है, यानी टीईटी, उसको पूरा करना कंपलसरी होगा। अच्छा, तो हाँ, ये नियम एक तरह से अनुकंपा और योग्यता के बीच की रेखा को फिर से खींचता है, जिसमें योग्यता को ज्यादा वजन दिया गया है, कम से कम उस कट ऑफ डेट के बाद की नियुक्तियों के लिए तो जरूर। तो एक साफ लकीर खींच दी गई। 27 जुलाई 2011 से पहले जो नियुक्त हो गए, उनको इस नई शर्त से छूट मिल गई, शायद इसलिए कि उन पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना पड़े। लेकिन इस तारीख के बाद आने वाले सभी नए शिक्षकों के लिए, चाहे वो किसी भी रास्ते से आए हों, एक स्पष्ट और एक जैसा स्टैंडर्ड तय कर दिया गया। क्या ये समझा जाए कि ये भविष्य की शिक्षक नियुक्तियों के लिए एक तरह का रीसेट बटन दबाने जैसा था? हाँ, इसे एक तरह से भविष्य के लिए मानक तय करने की कोशिश कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक सिग्नल था कि आने वाले समय में टीचर बनने के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएंगी। और ये जानना भी जरूरी है कि हमारे पास इस नियम को स्थापित करने वाला एक 2012 का ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज है, और साथ ही एक हालिया व्याख्या करने वाला लेख भी है जो इसकी पुष्टि करता है। हाँ, ये दोनों स्रोत हैं। ये दोनों स्रोत भीकर दिखाते हैं कि ये नियम सिर्फ लागू ही नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ बना रहा, और आज भी इसकी प्रासंगिकता है। ये कोई अस्थायी, मतलब टेम्पररी व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानकारी उन लोगों के लिए सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो या तो 27 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त हुए हैं, या फिर जो भविष्य में उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उन्हें ये स्पष्ट रूप से जानना होगा कि टेट उनके लिए एक अनिवार्य जरूरत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से ये उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी नियुक्ति की वैलिडिटी और उनके पूरे करियर से जुड़ा एक बुनियादी पहलू है। और जैसा हमने बार बार जिक्र किया, मृतक आश्रित कोटे के मामले में ये क्लैरिफिकेशन और भी जरूरी हो जाता है। अक्सर ये धारणा हो सकती है कि भाई अनुकंपा नियुक्ति है तो शायद योग्यताओं में कुछ छूट मिल जाए, लेकिन ये नियम साफ करता है कि 27 जुलाई 2011 के बाद ऐसा नहीं है। अनुकंपा अपनी जगह है, पर निर्धारित योग्यता पूरा करना अनिवार्य है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने क्या मुख्य बातें समझी? देखिए, सार ये है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए 27 जुलाई 2011 एक निर्णायक तारीख साबित हुई। इस तारीख के बाद किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया से हो या मृतक आश्रित कोटे के तहत, शिक्षक बनने के लिए निर्धारित ट्रेनिंग योग्यता के साथ साथ टेट पास करना अनिवार्य हो गया। और जो लोग इस तारीख से पहले नियुक्त हो चुके थे, वे इस नियम के दायरे से बाहर रखे गए। जी हाँ, बिल्कुल, उन्हें छूट मिली। और इस नियम के पीछे का जो बताया गया उद्देश्य था, वो था शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये पक्का करना कि हर नया शिक्षक एक न्यूनतम योग्यता मानक को पूरा करे, और इसका सीधा असर भर्ती प्रक्रिया और हजारों लोगों के करियर पर पड़ा। हाँ, और ये मानक, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, आज भी प्रासंगिक है, आज भी लागू है। नियम और उसकी मंशा तो स्पष्ट है, योग्यता पर जोर देना, जो सैद्धांतिक रूप से थ्योरी में तो शिक्षा के लिए अच्छा ही है, पर यहाँ एक और कोण से सोचने की गुंजाइश बनती है। ये बस एक विचार है जो मन में आ रहा है। हाँ, बताइए, क्या विचार? यही कि जब इस तरह के मानक, स्टैंडर्ड्स अचानक लागू होते हैं, तो उनका मानवीय पहलू क्या होता है, खास तौर पर मृतक आश्रित कोटे जैसी नियुक्तियों के संदर्भ में जो अनुकंपा पर आधारित हैं। उन परिवारों या व्यक्तियों पर क्या बीती होगी जिनके लिए शायद ये नौकरी एक अप्रत्याशित और मुश्किल घड़ी में एकमात्र सहारा थी, और अब उन्हें अचानक एक अतिरिक्त परीक्षा पास करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। ये नियम और ज़रूरत के बीच संतुलन का एक जटिल सवाल ज़रूर खड़ा करता है, जिसके शायद कई अलग अलग जवाब हो सकते हैं। इस पर सोचना चाहिए।